आज सुबह सुबह जैसे ही मेघा का फोन श्रीधर जी के मोबाइल पर आया, उनकी पत्नी रेणु जी ने उन्हें फोन स्पीकर पर डालने का इशारा किया और उन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया। मेघा हंसती हुई बोली, हेलो पापा, आपने स्पीकर ऑन कर लिया हो और मम्मी आ गई हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं। पिछले 2 महीनों से यही चल रहा है। मेघा का फोन जब भी आता है श्रीधर स्पीकर ऑन कर देते हैं, क्योंकि मेघा और उसकी माँ रेणु की बातचीत तब से बंद है जब से मेघा ने अपना निर्णय सुनाया है कि यह शादी अपने कलीग और स्कूल फ्रेंड करण से ही करना चाहती है। यह बात जानते ही दोनों माँ बेटी के बीच अबोलेपन ने अपना स्थान ले लिया। लेकिन जब भी मेघा का फोन आता है, रेणु अपने सारे काम छोड़कर फोन के करीब आ जाती है, यह जानने के लिए कि मेघा क्या कह रही है। मेघा की बातों को सुनकर रेणु के चेहरे के हाव भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि रेणु किसी हाल में नहीं चाहती कि उनकी बेटी किसी विजातीय लड़के से ब्याह करे। वैसे रेणु कई दफा करण की मां मिसेज माधवी से मेघा के स्कूल फंक्शन और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिल चुकी है। मिसेज माधवी मॉडर्न और स्वतंत्र विचारधारा की महिला है। रेणु को लगता है कि मिसेज माधवी जरूरत से ज्यादा ही मॉडर्न है। उनके मिस्टर आर्मी में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर थे। उनका घर भोपाल के पोज एरिया में है और काफी आलीशान भी है। नौकर चाकर सब हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उनके घर का वातावरण रहन सहन थोड़ा भिन्न है, जो रेणु को शुरू से ही अटपटा लगता आया है, क्योंकि रेणु जहाँ रहती है वहाँ की औरतें ना तो माधवी जी की भांति बिना आस्तीन का ब्लाउज पहनती हैं और ना ही बिना सिर पर पल्लू लिए घर से बाहर निकली हैं। ऊपर से इनका पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी। उनके घर पर बिना अंडा मांस मछली के काम ही नहीं चलता। श्रीधर एक सुलझे हुए और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि उनके लिए तो मेघा की खुशी ही सबसे बड़ी है। उनका मानना है कि जाति पाति धर्म कुछ नहीं होता, मनुष्य की बस एक ही जाति है, एक ही धर्म होता है और वह है मानवता का धर्म। श्रीधर को माधवी जी के मॉडर्न होने से भी कोई तकलीफ नहीं है। श्रीधर ने भी हंसते हुए कहा, हाँ बोलो, तुम्हारी मम्मी आ गई हैं। पापा, कल मैं और करण भोपाल आ रहे हैं, फिर शाम को विकल्प के मॉम डैड आप और मम्मी से हमारी शादी की बात करने आएंगे। श्रीधर मेघा को आश्वस्त करते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यह सुनने के बाद मेघा ने कहा, थैंक यू पापा, मुझे आपसे एक बात और शेयर करनी है। मैंने और करण ने कंपनी चेंज कर ली है। हमारी नई कंपनी का सब डिविजनल ऑफिस भोपाल में ही है, तो शादी के बाद हम दोनों भोपाल आ जाएंगे। यह तो और भी अच्छी बात है, हमारी बेटी शादी के बाद भी इसी शहर में रहेगी। हमें और क्या चाहिए। यह खबर सुनते ही तुम्हारी भाभी बहुत खुश हो जाएगी। भाभी का नाम सुनते ही मेघा चहकती हुई बोली, पापा, भाभी कहाँ है, बात तो कराइए। इस वक्त तो वह किचन में व्यस्त है। मेघा थोड़ा नाराज होती हुई बोली, पापा, मैंने मम्मी से कितनी बार कहा है कि एक फुल टाइम मेड रख लो। सुबह से लेकर रात तक भाभी बेचारी घर के कामों में ही उलझी रहती है, यहाँ तक कि उनके पास अपने खुद के लिए भी समय नहीं होता। और मम्मी है कि कुछ समझती नहीं। उन्हें लगता है कि घर का सारा काम बहू का ही है। ऊपर से भाभी को सारे काम साड़ी पहनकर करने पड़ते हैं। उन्हें काम करने में कितनी असुविधा होती है। पापा, आप मम्मी को समझाइए। वक्त तेजी से बदल रहा है, अब मम्मी को भी थोड़ा बदलना होगा। अच्छा पापा, अब मैं फोन रखती हूँ। ऐसा कहकर मेघा ने फोन रख दिया। मेघा के फोन रखते ही रेणु जी के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया और वह बड़बड़ाती हुई कहने लगी, लो, अब ये छोरी सिखाएगी मुझे बहू से क्या काम करवाना है और क्या नहीं। खुद को तो ठेले भर की अकल है नहीं। एक ऐसी औरत की बहू बनने जा रही है, उतावली हुई जा रही है, जिसे हमारी संस्कृति का जरा सा भी ज्ञान नहीं। ना तो वह अपने सिर पर पल्लू लेती है और ना ही उसे छोटे बड़े का लिहाज है। शादी हो जाने पर दो
फिर पता चलेगा मॉडर्न सास कैसी होती है। रेणु जी को अपनी स्वयं की बेटी के लिए इस प्रकार मुंह से आग उगलता देख श्रीधर बोले, अब बस भी करो रेणु, माधवी जी मॉडर्न है इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरी हैं या फिर बुरी सास ही साबित होंगी। कम से कम अपनी बेटी के लिए तो अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। करण अपने पेरेंट्स के साथ हमसे मिलने आ रहा है। कल नए रिश्ते को नींव पड़ने वाली है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत खटास से हो। श्रीधर के ऐसा कहते ही रेणु जी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बगैर वहां से चली गई। दूसरे दिन मेघा आ गई। शाम को पूरी तैयारियां जोरों पर थीं। वह वक्त भी आ गया जब करण अपने पेरेंट्स के साथ मेघा के घर पहुंचा। माधवी जी की खूबसूरती आज भी बरकरार थी। उसे देखते ही रेणु जी मन ही मन मुड़ कुड़ाने लगी। जवान बेटे की माँ और ये साजो सिंगार, अपनी उम्र तक का लिहाज नहीं, आग लगे ऐसे मॉडर्नेंस को। लेकिन माधवी जी इन सब को बेखबर घर के सभी सदस्यों के साथ बड़ी आत्मीयता से मिल रही थी। बातों ही बातों में माधवी जी ने कहा, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे मेघा जैसी खूबसूरत और समझदार बहू मिल रही है। मैं ढूंढने भी निकलती तो मेघा जैसी बहू मुझे नहीं मिलती। माधवी जी के ऐसा कहने पर रेणु जी व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, खूबसूरत समझदार के साथ साथ कमाऊ भी बहू मिल रही है। माधवी जी ये कहना भूल गई। आप रेणु जी का ऐसा कहना श्रीधर, मेघा और उसके भैया भाभी को बड़ा अटपटा और बुरा लगा। लेकिन माधवी जी बड़े सहज भाव से रेणु जी की बातों को हंसी में उड़ा गई। उसके कुछ सप्ताह बाद मेघा और करण की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी में आए सभी मेहमानों द्वारा शादी में किए गए शानदार इंतजाम को लेकर खूब तारीफ हुई। साथ ही साथ मेघा व करण को भी काफी प्रशंसा हुई। इन सब के अलावा सभी की जवान पर एक और बात की चर्चा जोरों पर थी और वह थी माधवी जी की लेटेस्ट ज्वेलरी, स्टाइलिस्ट साड़ी और हेयर स्टाइल। रेणु जी के सभी सगे संबंधी और सहेलियां उससे यह कहने से नहीं चूके कि रेणु बहन, तुमने तो दामाद के संग समधन भी बड़ी जोरदार पाई है। मेघा की सास तो बड़ी मॉडर्न है, इस उम्र में इतना स्टाइल कमाल है। तुम्हारी समधन तो काफी स्टाइलिस्ट है। सभी के मुंह से बस एक ही बात सुनकर कि मेघा की सास तो बड़ी मॉडर्न है, रेणु जी के कान पक गए। और जब मेघा शादी के बाद पहली बार घर आई तो रेणु जी मेघा की खैर खबर लेने के बजाय उससे कहने लगी, कैसी है तेरी मॉडर्न सास? सजने संवरने के अलावा भी कुछ करती है या बस सारा दिन केवल आईने के सामने ही बैठी रहती है? अपनी माँ का इस तरह बातों बेबात मेघा को उसकी सास के मॉडर्न होने का ताना देना उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए धीरे धीरे सब अब मेघा अपने मायके आने से कतराने लगी। बस फोन पर ही अपने पापा और भाभी से बात कर लेती। ऑफिस का भी यही हाल था। मेघा के हर फ्रेंड्स और कलीग्स को बस यही जानना होता कि उसकी सास का उसके साथ व्यवहार कैसा है, उससे परेशान तो नहीं करती है। मेघा अपनी सास के होते हुए इतना फ्री कैसे रहती है? क्योंकि सभी को लगता है कि मेघा की सास बड़ी तेज तर्रार, स्टाइलिश और मॉडर्न है। मेघा को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि लोग सभी को एक ही तराजू पर क्यों तोलते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो महिला स्टाइलिश और मॉडर्न हो वह तेज तर्रार और बुरी सास ही होगी, और जो देखने में सिंपल हो, सीधी सादी लगती हो, वह अच्छी सास ही होगी। एक शनिवार मेघा अपने मायके में फोन कर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी इस वीकेंड पर हम पिकनिक पर जा रहे हैं। मोम कह रही हैं थी कि आप सब भी हमारे साथ चलते तो एक अच्छा फैमिली पिकनिक हो जाता। आप भैया भाभी से भी चलने के कह देना। मेघा का इतना कहना था कि रेणु जी भड़क उठी और कहने लगी, हमें कहीं नहीं जाना तेरी मॉडर्न सास के साथ, और ना ही हमारी बहू जाएगी तुम लोगों के साथ। तुम सास बहू दोनों घूमो जींस पैंट लटका कर पूरे शहर में, तुम्हें ना सही पर हमें तो है लोक लाज का ख्याल। वैसे भी तुम्हारी भाभी अपने मायके जबलपुर गई है और तुम्हारा पत्नी भक्त भाई उसके साथ ही गया है। दोनों यहाँ होते भी तो हम में से कोई न जाता तुम्हारे मॉडर्न परिवार के साथ कहीं, क्योंकि उस दिन मेरे गुरुजी
का जन्मदिन है, इसीलिए हमारी समिति की ओर से इस अवसर पर भव्य सत्संग रखा है। उस दिन गुरुजी सभी को दर्शन और आशीर्वाद देंगे, जो जीवन की सद्गति के लिए बहुत जरूरी है। यह सब तेरी मॉडर्न सास का क्या समझेगी। रेणु जी का इतना कहना था कि मेघा ने गुस्से में फोन काट दिया। निर्धारित दिन पर मेघा अपने पूरे परिवार के साथ इधर पिकनिक के लिए निकल पड़ी। उधर रेणु जी और श्रीधर भी गुरुजी से आशीर्वाद लेने सत्संग के लिए निकल पड़े। आज पूरा दिन परिवार के संग इतना अच्छा समय बीता कर मेघा काफी खुश थी। उसे बस इस बात का अफसोस था कि आज की इस खुशी का हिस्सा उसके अपने मम्मी पापा केवल उसकी मोम की संकुचित मानसिकता की वजह से नहीं बन पाए थे। पिकनिक से लौटते वक्त मेघा इन्हीं सब बातों में गुम थी कि अचानक उसका फोन बजा। फोन किसी अनजान नंबर से था। फोन रिसीव करते ही मेघा की आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। यह देख मेघा की सास ने उसके कारण जानना चाहा तो मेघा रोती हुई बोली, मम्मी का फोन था। सत्संग से लौटते हुए मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। पापा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मम्मी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। मोबाइल भी टूट गया है, इसीलिए उन्होंने किसी दूसरे के मोबाइल से फोन किया है। भैया भाभी भी शहर से बाहर हैं और वहां सिटी अस्पताल में पुलिस प्रतिक्रिया में देर होने की वजह से पापा का इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है। मम्मी बहुत घबराई हुई है और परेशान है। इतना सुनते ही माधवी जी बोली, तुम्हें रोने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। शहर के डीएसपी से मेरा बहुत अच्छा परिचय है। मैं अभी उन्हें फोन कर देती हूँ और अस्पताल में ही फोन कर देती हूँ। वहाँ भी मेरी पहचान के काफी सीनियर डॉक्टर हैं, वे सब संभाल लेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं और कुछ घंटों में तो हम भी शहर पहुंच ही जाएंगे। ऐसा कहती हुई माधवी ने अपने कई मित्रों और पहचान के नामी ग्रामी हस्तियों को फोन कर मेघा के मम्मी पापा को हर संभव मदद करने को कह दिया। जब मेघा अपने पूरे परिवार के साथ अस्पताल पहुंची तो उसके मम्मी पापा का इलाज शुरू हो गया था। पुलिस और अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ अपना पूरा सहयोग दे रहे थे। यह देख एक बार फिर मेघा की आंखें नम हो गईं और उसके चेहरे पर अपनी सास के प्रति आदर और कृतज्ञता के भाव उभर आए। मेघा की मम्मी 3 दिनों तक अस्पताल में एडमिट रही और उसके पापा 15 दिनों तक। माधवी जी पूरे आत्मीयता से हर रोज अस्पताल में मिलने जाती। उनकी वजह से नियति के मम्मी पापा को अस्पताल में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वहां उनका विशेष ध्यान रखा गया और अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ के द्वारा भरपूर सहयोग मिला। उसके बावजूद माधवी जी के प्रति रेणु जी के विचार और बर्ताव में कोई फर्क नहीं आया। रेणु जी अब भी अपने स्वस्थ होने और सही समय पर इलाज मिलने का श्रेय अपने गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद को ही दे रही थी। माधवी जी को रेणु जी अपने गुरुजी के द्वारा भेजा गया केवल एक माध्यम समझती रही थी, जबकि गुरुजी इस बात से कोई वास्ता नहीं था। रेंज जी की इस प्रकार अंधभक्ति देख और बार बार अपनी ही मां से अपनी सास के लिए अपमान भरे शब्द सुनकर मेघा ने यह तय कर लिया कि अब वह ना तो अपने मायके जाएगी और ना ही अपनी मम्मी को फोन करेगी। काफी दिनों तक जब मेघा अपने मायके नहीं आई तो एक दिन नियति की सास ने उससे कहा, नियति बेटा तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो, इस संडे समय निकाल कर उनसे मिल आओ, तुम्हें तुम्हारी चिंता होती होगी। मेघा अपनी सास की बात टालना नहीं चाहती थी और ना ही उन्हें सच बताकर उनका दिल दुखाना चाहती थी, इसीलिए वह बोली, जी इस संडे चली जाऊंगी। संडे को जब मेघा और अपने मायके पहुंची तो पापा उसे बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ते मिल गए। काफी देर पापा के पास बैठने के बाद जब मेघा अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंसी ठिठोली कर रही है और उसकी भाभी भाग भाग कर सबके लिए चाय नाश्ता और पानी की व्यवस्था कर रही है। यह देख मेघा अपनी भाभी का हाथ बटाने किचन की ओर बढ़ी थी
वहां बैठी उसकी मम्मी की सहेलियों में से एक ने कहा, अरे मेघा, तुम कब आई? इधर आ, हमारे पास बैठ। मैंने तो सुना है कि तेरी सास बड़ी मॉडर्न है। तुम अपनी सास के साथ ससुराल में कैसे निभा रही हो? मेघा चुप रही। फिर क्या था, एक के बाद एक सभी ने मेघा की सास का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई उनकी लिपस्टिक पर फीकरे कसने लगा, तो कोई हेयर स्टाइल पर। किसी को उनका इस उम्र में जीन्स पहनना गलत लग रहा था, तो किसी को उनके लहराते हुए आंचल से आपत्ति थी। सभी की अनगल बातें सुनकर मेघा ने से रहा नहीं गया और वह सब पर बरस पड़ी और कहने लगी, हाँ, मेरी सास बड़ी मॉडर्न है। वह केवल मॉडर्न ड्रेस ही नहीं पहनती, उनकी सोच भी मॉडर्न है। वे अपनी बहू को चार दीवारी में घूंघट के पीछे घुटन भरी जिंदगी नहीं खुली हवा में आजादी की सांस लेने देती है। यहाँ आप में से कितनी सास अपनी बहू को उनकी मर्जी से जीने देती हैं, अपनी बहू का बेटी की तरह माँ बनकर ध्यान रखती हैं? लेकिन मेरी मॉडर्न सास मेरा ख्याल अपनी बेटी की तरह रखती है और मुझे उनके मॉडर्न होने पर गर्व है, क्योंकि वह मुझे केवल बेटी बुलाती हैं, बुलाती नहीं, अपनी बेटी समझती भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुरे वक्त में साथ खड़ी रहती है, ऊपर वाले की इच्छा कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ लेती है। मेघा की बातें सुनकर सबकी आंखें शर्म से झुक गईं और मेघा के पापा बरामदे में बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है?